जय हिंद साथियों, स्वागत है एक बार फिर वोकल एकेडमी के यूट्यूब चैनल। साथियों, आज हम पढ़ेंगे सिंपल हार्मोनिक मोशन। ये फिजिक्स का एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर है जो कि जैसे अभी हम पढ़ा चुके हैं पिछली क्लास में वर्क, पावर और एनर्जी, और दूसरा चैप्टर पढ़ा चुके हैं ग्रेविटेशन। तो दोनों का मिक्स करके यहाँ से क्वेश्चन कुछ बनते हैं। तो इससे मेनली क्वेश्चन बनता है सिंपल पेंडुलम से, सिंपल पेंडुलम या सरल लोलक से। तो यहाँ पे सरल लोलक पढ़ने से पहले कुछ बेसिक पॉइंट है, कुछ बेसिक इसके बारे में पढ़ना है। तो आइए सबसे पहले इसको देखते हैं, फिर पढ़ेंगे सिंपल पेंडुलम से कैसे क्वेश्चन बनते हैं, और उससे कई सारे क्वेश्चन बनते हैं। तो एकदम कंसेप्चुअल तरीके से पढ़ेंगे, ठीक है दोस्तों। तो आइए देखते हैं कि हार्मोनिक मोशन या आवर्त गति क्या होती है। हार्मोनिक मोशन या आवर्त गति क्या होती है? तो आवर्त गति क्या होती है? जब कोई वस्तु या जब कोई पिंड अपने पथ को बार बार एक निश्चित समय अंतराल बाद अपने पथ को बार बार रिपीट करे, उसी पथ पर फिर से गति करे, तो उसी को बोलते हैं आवर्त गति, हार्मोनिक मोशन। जैसे जो पृथ्वी है वो किसका चक्कर लगा रही है? सन का। पृथ्वी किसका चक्कर लगा रही है? सन का। यहाँ पे क्या होगा? अर्थ किसका चक्कर लगा रही है? सन का। तो अर्थ प्रत्येक एक वर्ष में अपनी गति को बार बार रिपीट करेगी, ठीक है दोस्तों। तो इस तरह की गति क्या कहलाएगी? आवर्त गति। पृथ्वी के सूर्य के चारों ओर गति जो कर रही है, एक वर्ष बाद मतलब 365 दिन बाद ये गति क्या करेगी? फिर से रिपीट करेगी। तो अपनी गति को बार बार रिपीट कर रही है। तो यही है क्या? हार्मोनिक मोशन, आवर्त गति, ठीक है दोस्तों। या फिर जैसे चंद्रमा भी पृथ्वी की गति कर रही है, तो चंद्रमा भी क्या हो रही है कि चंद्रमा पृथ्वी की गति कर रही है। चंद्रमा एक उपग्रह है पृथ्वी का, तो वह भी 27.3 दिन में किसका गति कर एक चक्कर लगा लेती है? पृथ्वी का। तो चंद्रमा का पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाना भी क्या है? एक आवर्त गति, क्योंकि वह भी अपने एक निश्चित समय अंतराल बाद उसी पथ को बार बार रिपीट करेगा। तो सिंपल ये क्या है? हार्मोनिक मोशन क्या है? आवर्त गति क्या है? जब कोई पिंड अपने पथ को एक निश्चित समय अंतराल बाद बार बार दोहराए, बार बार रिपीट करे, उसी को बोलते हैं आवर्त गति। अब दूसरा क्या है? ऑसिलेशन मोशन, दोलन गति, ऑसिलेशन मोशन। दोलन गति क्या होता है दोस्तों? दोलन गति क्या होता है? दोलन गति होता है कि सरल आवर्त गति करता हुआ पिंड हार्मोनिक मोशन या आवर्त गति करता हुआ पिंड जब एक निश्चित बिंदु के इधर उधर गति करे, जैसे पेंडुलम हो गया, तो ये एक निश्चित बिंदु यहाँ पे एक स्थिर बिंदु के कभी इधर जाएगा कभी इधर जाएगा, तो एक निश्चित बिंदु के इधर उधर गति करे, तो उसके बोलते हैं ऑसिलेटरी मोशन या दोलन गति। जब कोई पिंड आवर्त गति करता हुआ एक निश्चित बिंदु के इधर उधर गति करे, तो उसको बोलते हैं दोलन गति, ठीक है दोस्तों। अब तीसरा जो पॉइंट है सिंपल हार्मोनिक मोशन, सरल आवर्त गति। यहाँ से क्वेश्चन जरूर बनता है। और क्या क्वेश्चन बनता है कि जब कोई पिंड एक सरल रेखा में एक निश्चित बिंदु के इधर उधर गति करे, तो वो क्या कहलाती है? सरल आवर्त गति, ठीक है दोस्तों। लेकिन इसमें कंडीशन यह है कि सरल आवर्त गति करता हुआ कण, ठीक है, सरल आवर्त गति करता हुआ कण का त्वरण जो होता है हमेशा माध्य स्थिति की ओर होता है। तो इसमें ये याद रखना है कि इसका जो त्वरण होगा, सरल आवर्त गति करता हुआ कण का त्वरण हमेशा माध्य स्थिति की ओर होगा, माध्य
स्थिति की ओर होगा। तो इसका जो त्वरण है सरल आवर्त गति करता हुआ पिंड का जो त्वरण होगा हमेशा माध्य स्थिति की ओर होगा। ठीक है, जैसे सिंपल हार्मोनिक सिंपल पेंडुलम को ही लेते हैं, सिंपल पेंडुलम को लेते हैं, अगर इसको हिला छोड़ दिया जाए तो ये कभी इधर आएगा कभी इधर जाएगा। ठीक है, तो इसमें जो त्वरण उत्पन्न होगा त्वरण हमेशा किधर होगा, माध्य स्थिति की ओर। ठीक, और यह जो त्वरण होता है, जो त्वरण होता है यह विस्थापन के समानुपाती होता है, विस्थापन के समानुपाती होता है। तो यह क्वेश्चन बना हुआ है कि सिंपल सरल आवर्त गति करता हुआ कण का, सरल आवर्त गति करता हुआ कण का त्वरण विस्थापन की क्या होगा, समानुपाती होता है, तथा इनकी दिशा क्या होती है, अलग होती है। इनकी दिशा क्या होती है, अलग होती है। मीन्स त्वरण की दिशा हमेशा माध्य स्थिति की ओर होगा, तो विस्थापन की दिशा किधर होगी, इसके विपरीत। तो इसीलिए एक फार्मूला आता है A = ओमेगा स्क्वायर वाई। वाई क्या है दोस्तों, विस्थापन, ए क्या है, त्वरण, ए क्या है, त्वरण, और ये है ओमेगा क्या है, कोणीय वेग। ओमेगा क्या है, कोणीय वेग। तो सरल आवर्त गति करते हुए कण का त्वरण विस्थापन के समानुपाती होता है, तथा इनकी दिशा क्या होती है, विपरीत होती है। इनकी दिशा क्या होती है, विपरीत होती है। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से क्वेश्चन जरूर बनता है कि त्वरण विस्थापन की क्या होती है, समानुपाती होती है। त्वरण हमेशा माध्य स्थिति की ओर होगा, त्वरण की दिशा हमेशा माध्य स्थिति की ओर होती है। ठीक है, और इससे क्या क्वेश्चन बनता है, जो प्रत्यानयन बल है, प्रत्यानयन बल। अब प्रत्यानयन बल क्या होता है, प्रत्यानयन बल क्या होता है, जैसे सिंपल हार्मोनिक मोशन या फिर पेंडुलम में जो गति होगी, तो अगर यह पेंडुलम इस बॉब को, गोले को हिला के छोड़ दिया जाए तो इस पॉइंट पे आएगा, तो यह माध्य स्थिति की ओर आने में एक बल लगता है, इसको पुनः अपनी माध्य स्थिति की ओर लगा एक बल कार्य करता है, जिसको बोलते हैं प्रत्यानयन बल। और यह भी प्रत्यानयन बल भी विस्थापन के क्या होगा, समानुपाती होगा, विस्थापन के समानुपाती होगा, तथा इनकी भी दिशा क्या होगी, विपरीत होगी, क्योंकि प्रत्यानयन बल का जो दिशा होगा हमेशा माध्य स्थिति की ओर होगी, जबकि विस्थापन की दिशा माध्य स्थिति से दूर होगी। ठीक है दोस्तों, तो ये दोनों पॉइंट याद रखने हैं, किससे, सिंपल हार्मोनिक मोशन से, सिंपल हार्मोनिक मोशन से। उसके बाद क्या है, एम्पलीट्यूड। उसके बाद क्या है, आयाम। आयाम क्या होता है दोस्तों, तो सरल आवर्त गति करता हुआ कण का अपनी माध्य स्थिति से एक और अधिकतम विस्थापन, अपनी माध्य स्थिति से एक और अधिकतम विस्थापन को क्या बोलते हैं, आयाम। जैसे माध्य स्थिति से एक और अधिकतम विस्थापन, माध्य स्थिति से एक और के अधिकतम विस्थापन को ही क्या बोलते हैं, आयाम। जैसे इसी में लेते हैं सिंपल पेंडुलम में ही, तो इसको अगर ये अपनी मैक्सिमम पोजीशन यहाँ पे आता है या यहाँ पे आता है, तो इस माध्य स्थिति से, ये क्या है, माध्य स्थिति से अधिकतम पॉइंट पे जहाँ पे आएगा, यही बीच की डिस्टेंस क्या कहलाएगी, आयाम। ये अपने माध्य स्थिति से अधिकतम विस्थापन जहाँ पे होगा इसका, यही बीच की डिस्टेंस क्या कहलाएगी, आयाम। ठीक है, माध्य स्थिति से एक और अधिकतम विस्थापन को क्या बोलते हैं, आयाम। ठीक है, अब इसके बाद क्या है, टाइम पीरियड। तो टाइम पीरियड क्या होता है कि कोई भी या सिंपल हार्मोनिक गति कर सरल आवर्त गति करता हुआ पिंड का, सरल आवर्त गति करता हुआ पिंड का एक चक्कर
एक साइकिल कंप्लीट होने में जितना समय लेता है उसी को बोलते हैं आवर्तकाल, टाइम पीरियड। मीन्स अगर हम कहें कि ये जो पेंडुलम है हमारा, ये जो पेंडुलम है, अगर ये अपने माध्य स्थिति से यहाँ पे आया, ठीक है, इस पॉइंट पे, फिर इस पॉइंट पे आया, फिर यहाँ से यहाँ गया, फिर इस पॉइंट पे आया, तो इसकी एक साइकिल कंप्लीट होगी। जैसे यह यहाँ से यहाँ जाएगा, फिर यहाँ पे आएगा, फिर यहाँ पे आएगा, फिर यहाँ पे आएगा, तो इसकी एक साइकिल कंप्लीट हो गई, ठीक है, एक चक्कर पूरा हो गया। तो एक चक्कर लगाने में जितना समय लेगा, एक चक्कर लगाने में जितना समय लेगा वही क्या होगी, टाइम पीरियड या आवर्तकाल। तो टाइम पीरियड क्या होता है कि एक साइकिल कंप्लीट करने में टाइम टेकन इन वन साइकिल, एक साइकिल कंप्लीट करने में जितना टाइम लेगा वही क्या है, टाइम पीरियड। ठीक है दोस्तों, इसको टी से कैपिटल टी से डिनोट करते हैं। उसके बाद क्या है, फ्रीक्वेंसी, आवृत्ति। आवृत्ति क्या होती है दोस्तों, आवृत्ति क्या होती है कि इसी का जस्ट विपरीत होता है। एक चक्कर लगाने में जितना समय लगेगा उसको बोलेंगे टाइम पीरियड, आवर्तकाल, और इसी का जस्ट विपरीत क्या हो जाएगा कि एक सेकंड में जितना साइकिल कंप्लीट करे कोई भी काम। अगर हम मान लेते हैं ये मार्कर हमारा प्रति सेकंड में 10 बार क्या करता है, वाइब्रेट करता है, प्रति सेकंड में 10 बार वाइब्रेट करता है, तो इसकी फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी, 10 हर्ट्ज। ठीक है दोस्तों, तो ये सरल आवर्तगत करता हुआ कण एक साइकिल कंप्लीट एक सेकंड में जितना बार ये कंपन करेगा, मीन्स जितना बार ये दोलन करेगा या कंपन करेगा उसको बोलेंगे क्या, आवृत्ति। ठीक, तो ये कंपन प्रति सेकंड, आवृत्ति क्या होता है, कंपन प्रति सेकंड, कंपन प्रति सेकंड। एक सेकंड में जितना कंपन करे या जितना वाइब्रेशन हो वही क्या कहलाती है, फ्रीक्वेंसी, आवृत्ति। ठीक है, अब इसका जो मात्रक होता है, फ्रीक्वेंसी का मात्रक क्या होता है दोस्तों, तो फ्रीक्वेंसी का मात्रक होता है, मात्रक इसका होता है हर्ट्ज। इसी को बोलते हैं, या फिर कंपन प्रति सेकंड भी इसको बोल सकते हैं। फ्रीक्वेंसी का मात्रक क्या होता है, कंपन प्रति सेकंड। और जो टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी में जो रिलेशन होता है, तो टाइम पीरियड इक्वल टू हो जाएगा, टाइम पीरियड इक्वल टू हो जाएगा 1/n। n क्या है, फ्रीक्वेंसी, n क्या है, फ्रीक्वेंसी, आवृत्ति। कहीं कहीं पे फ्रीक्वेंसी को n से डिनोट करते हैं, कहीं कहीं पे स्मॉल m से। तो टाइम पीरियड इक्वल टू हो जाएगा 1/n। ठीक है दोस्तों, अगला पॉइंट क्या है, सरल सिंपल पेंडुलम, सरल लोलक। ठीक है दोस्तों, अब देखिए सरल लोलक से कैसे क्वेश्चन बनते हैं। सरल लोलक क्या होता है, एक किसी पतले धागे को किसी पॉइंट पे बांधकर उससे एक गोला क्या कर दिया जाए, लटका दिया जाए, तो इस पूरी व्यवस्था क्या बोलते हैं, सरल लोलक। ठीक, और जिस पॉइंट से लटकाते हैं उसको बोलते हैं निलंबन बिंदु, या फिर इसी को बोलते हैं इंग्लिश में सस्पेंशन पॉइंट। ठीक है, अब देखिए अगर ये गोलक को हम हिला के यहाँ से छोड़ दें तो ये इस तरह क्या करेगा, दोलन करेगा अपने पथ पे। जब ये दोलन करता हुआ कण अपने इस पोजीशन पे, अपने मैक्सिमम अधिकतम बिंदु पे होता है, तो इस पॉइंट से क्वेश्चन पूछता है, इस पॉइंट पे अगर होगा अधिकतम विस्थापन होगा, तो यहाँ पे इसका जो विस्थापन क्या है, अधिकतम विस्थापन क्या है, अधिकतम। ठीक है दोस्तों, तो इस पॉइंट पे इसका जो विस्थापन होगा वो क्या होगा, मैक्सिमम होगा। और मैक्सिमम विस्थापन को ही क्या बोलते हैं, आयाम। मैक्सिमम विस्थापन को ही क्या बोलते हैं, आयाम। और दूसरा जो है इस अधिकतम बिंदु पे होगा, तो इसमें जो स्थितिज ऊर्जा होगी, स्थितिज ऊर्जा
ऊर्जा क्या होगी? अधिकतम। स्थितिज ऊर्जा क्या होगी? अधिकतम। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पॉइंट पे होगा तो स्थितिज ऊर्जा अधिकतम हो गया, विस्थापन अधिकतम होगा, और यहाँ पे त्वरण भी क्या होगा? अधिकतम। त्वरण भी क्या होगा? अधिकतम। त्वरण भी क्या होगा? अधिकतम। और यहाँ पे जो बल होगा, प्रत्यानयन बल, बल भी क्या होगा? अधिकतम। यहाँ इस पॉइंट पे विस्थापन अधिकतम होगा, स्थितिज ऊर्जा अधिकतम होगी, त्वरण अधिकतम होगा, बल अधिकतम होगा, लेकिन इस पॉइंट पे जो वेग है पेंडुलम का वो आके क्या हो जाएगा? रुक जाएगा। अब यह स्थितिज ऊर्जा में पूरी तरह कन्वर्ट हो जाएगा, तो यहाँ पे जो वेग होगा वो क्या होगा? शून्य। वेग क्या होगा? शून्य। जब वेग शून्य होगा तो काइनेटिक एनर्जी हम पढ़े थे, काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू होता है हाफ mv स्क्वायर। वेग शून्य हो गया तो यहाँ से काइनेटिक एनर्जी मीन्स गतिज ऊर्जा भी क्या होगी? गतिज ऊर्जा भी क्या होगी? शून्य होगी इस पॉइंट। ठीक है दोस्तों, तो इतना पॉइंट याद रखना है। सरल लोलक में जब पेंडुलम अपने अधिकतम विस्थापन पे होता है तो उस बिंदु पर स्थितिज ऊर्जा क्या होगी? अधिकतम। त्वरण क्या होगा? अधिकतम। प्रत्यानयन बल क्या होगा? अधिकतम। वेग क्या होगा? जीरो। और गतिज ऊर्जा क्या होगी? जीरो। गतिज ऊर्जा क्या होगी? जीरो, क्योंकि यहाँ पे वेग क्या हो गया? जीरो। ठीक है दोस्तों, अब जब यह अपने माध्य स्थिति पर आएगा तो इस पॉइंट पे यहाँ पे इसका वेग क्या होगा? अधिकतम। यहाँ पे वेग क्या होगा? अधिकतम। अब ये ध्यान रखना है दोस्तों, जो प्रॉपर्टी इस पॉइंट पे है वही प्रॉपर्टी यहाँ पे होगी। जैसे विस्थापन यहाँ पे अधिकतम है, स्थितिज ऊर्जा अधिकतम है, त्वरण अधिकतम है, बल अधिकतम है, वेग जीरो है, गतिज ऊर्जा क्या है? जीरो है। तो वो सारा पॉइंट भी यहाँ पे विस्थापन अधिकतम होगा, स्थितिज ऊर्जा अधिकतम होगी, त्वरण अधिकतम होगा, बल अधिकतम होगा और वेग जीरो होगा, गतिज ऊर्जा क्या होगी? शून्य होगी। और इस पॉइंट पे अपने सरल लोलक या दोलन करता हुआ लोलक जब अपने मध्य बिंदु पर होता है, मध्यमान स्थिति पे होता है, तो उसका वेग क्या होगा? अधिकतम। वेग क्या होगा? अधिकतम। जब वेग अधिकतम होगा तो गतिज ऊर्जा भी क्या होगी? अधिकतम। गतिज ऊर्जा भी क्या होगी? अधिकतम। जब गतिज ऊर्जा अधिकतम होगी तो जो स्थितिज ऊर्जा है, ये क्या होगी? यहाँ पे जीरो। स्थितिज ऊर्जा क्या होगी? जीरो। जब स्थितिज ऊर्जा जीरो हो गई, स्थितिज ऊर्जा जीरो, और त्वरण भी यहाँ पे क्या होगा? त्वरण भी क्या होगा? जीरो। त्वरण भी जीरो होगा और बल भी क्या हो जाएगा? बल भी यहाँ पे क्या होगा? न्यूनतम। बल भी क्या यहाँ पे क्या होगा? न्यूनतम। ठीक है दोस्तों, तो ये इतने पॉइंट याद रखना है। अब विस्थापन यहाँ पे तो हो जाएगा जीरो। तो सरल लोलक द्वारा गति करता हुआ जब अपने माध्य स्थिति पे होगा तो उसका वेग अधिकतम, गतिज ऊर्जा अधिकतम, स्थितिज ऊर्जा जीरो, त्वरण जीरो और बल भी क्या होगा? जीरो। मीन्स यहाँ पे क्या होगा? न्यूनतम। ठीक है, तो इतने पॉइंट यहाँ पे याद रखने हैं। और इससे कैसे क्वेश्चन बनते हैं, अब देखिए इसमें और क्या क्वेश्चन बनता है। तो इससे मेन बनता है आवर्तकाल से। तो पहले आवर्तकाल इक्वल टू होता है t इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट एल बाई जी। ये आवर्तकाल का फार्मूला होता है। और आवर्तकाल क्या होता है दोस्तों? तो एक साइकिल कंप्लीट करने में जितना समय लगे। ठीक, तो यहां से L क्या है, T क्या है? टाइम पीरियड, आवर्तकाल। L क्या है? L जो है वो है
प्रभावी लंबाई। प्रभावी लंबाई, प्रभावी लंबाई मीन्स इफेक्टिव लेंथ। इफेक्टिव लेंथ, इफेक्टिव लेंथ कहाँ पे लेंगे? अब ये जैसे ये निलंबन बिंदु है, तो निलंबन बिंदु से इस गोले के गुरुत्वीय केंद्र तक, इस गोले के गुरुत्वीय केंद्र के बीच की जो डिस्टेंस होगी वो क्या होगी? L। निलंबन बिंदु से इस गोले के केंद्र के बीच की जो दूरी होगी, डिस्टेंस होगी, वो क्या होगी? प्रभावी लंबाई। ठीक है। अब देखिए लंबाई अगर बढ़ाते हैं तो लंबाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किससे? टी के। लंबाई बढ़ाएंगे तो आवर्तकाल क्या होगा? बढ़ेगा। आवर्तकाल क्या होगा? बढ़ेगा। लंबाई बढ़ाने पे टाइम पीरियड भी क्या होगा? बढ़ेगा। लंबाई घटाने पे टाइम पीरियड क्या होगा? घटेगा। लंबाई घटाने पे टाइम पीरियड क्या होगा? घटेगा। लंबाई बढ़ाने पे टाइम पीरियड क्या होगा? बढ़ेगा। ठीक है दोस्तों। और जी देखते हैं, जी इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किससे? टाइम पीरियड से। तो जी अगर बढ़ाएंगे तो टाइम पीरियड क्या होगा? घटेगा। टाइम पीरियड क्या होगा? घटेगा। अगर जी घटाएंगे तो टाइम पीरियड क्या होगा? बढ़ेगा। टाइम पीरियड बढ़ेगा क्योंकि यह इनवर्सली प्रोपोर्शनल है टी के टाइम पीरियड के। ठीक है। अब देखिए, अब यहाँ पे और क्या कैसे क्वेश्चन बनता है? अगर इस लंबाई को दोगुना कर दिया जाए, लंबाई को दोगुना कर दिया जाए तो जो टाइम पीरियड होगा वो √2 गुना होगा। अगर लेंथ को हम अगर मान लेते हैं लेंथ L1 को 2L कर दें, लेंथ L1 मीन्स क्या हो गया? बाद वाला लेंथ को 2L कर दें, पहले जो लेंथ थी उसको 2L कर दें, तो जो टाइम पीरियड होगा वो √2 गुना क्या होगा? जो नया टाइम पीरियड होगा वो पहले का √2 गुना क्या होगा? बढ़ जाएगा। पहले का √2 गुना बढ़ जाएगा। अगर लेंथ को हम 4 गुना कर रहे हैं, लेंथ को 4 गुना कर रहे हैं तो टाइम पीरियड क्या होगा? टाइम पीरियड क्या हो जाएगा? 2 गुना बढ़ जाएगा। अगर लेंथ को 4 गुना करेंगे तो टाइम पीरियड क्या हो जाएगा? 2 गुना बढ़ जाएगा। इससे ये डायरेक्टली क्वेश्चन बनता है। और इससे क्या बनता है कि झूला झूलने वाली लड़की, अगर झूला जो गांव में झूला बनता है जो सिंपल पेंडुलम क्या कहते हो, जैसे यहाँ पे ये रस्सी है, यहाँ पे बैठ के लड़की क्या है? झूला झूल रही है। ठीक है। यहाँ पे झूला झूल रही है। अगर वह अचानक खड़ी हो जाएगी, अगर बैठी हुई है तब तो इसकी इफेक्टिव लेंथ क्या होगी? ये होगी। इफेक्टिव लेंथ क्या होगी? ये होगी। अगर खड़ी हो जाएगी तो उसकी गुरुत्वीय केंद्र क्या होगा? उस लड़की का थोड़ा ऊपर चला आएगा। उस गुरुत्वीय केंद्र क्या होगा? थोड़ा ऊपर चला आएगा। अब गुरुत्वीय केंद्र ऊपर आएगा तो लेंथ क्या होगी? घट जाएगी। लेंथ क्या होगी? उस समय घट जाएगी। जब लेंथ घट जाएगी तो जो लोड आवर्तकाल है, लेंथ घटेगी तो आवर्तकाल क्या होगा? घटेगा। क्योंकि यहाँ बताया है लेंथ घटेगी तो आवर्तकाल क्या होगा? घटेगा। और आवर्तकाल घटने का मीन्स क्या हो गया कि झूला जल्दी जल्दी चलने लगेगा। आवर्तकाल क्या होता है? एक साइकिल कंप्लीट करने में लिया गया समय, अब एक साइकिल कंप्लीट करने में कम समय लगेगा। कम समय लगेगा मतलब झूला क्या होगा? जल्दी जल्दी चलने लगेगा। मीन्स अगर लड़की खड़ी हो जाए तो झूला क्या होगा? तेज हो जाए। ठीक है। और इसी का विपरीत भी पूछ सकता है कि अगर लड़की खड़ी होकर झूल रही है, अचानक बैठ जाए तो उसका आवर्तकाल क्या होगा? बढ़ जाएगा, क्योंकि इफेक्टिव लेंथ क्या होगी? बढ़ जाएगी। ठीक है। अब देखिए और इससे क्या क्वेश्चन बनता है? गर्मियों के दिनों में सरल लोलक वाली घड़ी, गर्मियों के दिनों में सरल लोलक वाली घड़ी क्या होती है? क्या सुस्त होगी कि तेज होगी? ठीक। तो गर्मी के दिनों में लेंथ क्या होगी? सरल लोलक की लंबाई क्या होगी? थोड़ा बढ़ जाएगी। ठीक है, हीट के कारण। तो लेंथ गर्मी में क्या होगी? बढ़ेगी। तो आवर्तकाल क्या होगा? जब लेंथ बढ़ेगी तो आवर्तकाल भी क्या होगा? बढ़ेगा।
लेंथ बढ़ेगी तो आवर्तकाल क्या होगा, बढ़ेगा। अब आवर्तकाल बढ़ने का मतलब है कि वह आवर्तकाल बढ़ने का मतलब क्या है, आवर्तकाल बढ़ने का मतलब है कि वह एक साइकिल कंप्लीट करने में जितना समय लेती थी वही आवर्तकाल है। आवर्तकाल बढ़ गया मतलब एक साइकिल कंप्लीट, घड़ी एक चक्कर लगाने में ज्यादा समय लेगी। अब ज्यादा समय लेगी मतलब क्या होगी, घड़ी क्या होगी, घड़ी क्या होगी, सुस्त हो जाएगी। घड़ी क्या हो जाएगी, सुस्त हो जाएगी। घड़ी क्या होगी, सुस्त हो जाएगी। ठीक है। अब ठंडी के दिनों में, ठंडी में क्या होता है, वही लंबाई क्या होगी, घट जाएगी। जब लंबाई घटेगी तो आवर्तकाल क्या होगा, घटेगा। और घड़ी सिंपल पेंडुलम वाली घड़ी क्या होगी, क्या होगी, जब ये आवर्तकाल घटेगा मीन्स घड़ी क्या होगी, तेज होगी। घड़ी क्या होगी, तेज होगी। और ये बहुत कम का डिफरेंट होता है, ज्यादा न तेज होती है ना ज्यादा स्लो होती है, बहुत कम डिफरेंट होता है। यही क्वेश्चन पूछता है कि अगर गर्मी के दिनों में घड़ी लोलक सिंपल पेंडुलम वाली घड़ी का आवर्तकाल क्या होता है, आवर्तकाल क्या होगा, बढ़ जाएगा। आवर्तकाल बढ़ेगा तो घड़ी क्या होगी, सुस्त हो जाएगी। और आवर्तकाल घटेगा तो घड़ी क्या होगी, तेज हो जाएगी। ठीक है दोस्तों। अब देखिए आवर्तकाल का जी पे प्रभाव क्या था। आवर्तकाल का जी बढ़ेगा तो आवर्तकाल घटेगा, और जी घटेगा तो आवर्तकाल क्या होगा, बढ़ेगा। ठीक है। अब देखिए कि अगर सिंपल पेंडुलम वाली घड़ी, सिंपल पेंडुलम वाली घड़ी को पृथ्वी सतह से ऊपर ले जाया जाए या पृथ्वी सतह से नीचे ले जाया जाए, तो पृथ्वी सतह से ऊपर ले जाएंगे तब भी क्या होगा, जी का मान क्या होगा, पिछले क्लास में बताए थे कि जी का मान पृथ्वी सतह से ऊपर ले जाने पर और नीचे ले जाने पर जी का मान क्या होता है, घटता है। पृथ्वी तल से ऊपर जाने पर या नीचे जाने पर जी का मान घटता है। जब जी का मान घटेगा तो टाइम पीरियड, जी का मान घटेगा, टाइम पीरियड क्या होगा, बढ़ेगा। मतलब कि घड़ी क्या होगी, पृथ्वी तल से ऊपर ले जाने पर सिंपल पेंडुलम वाली घड़ी या पृथ्वी तल से नीचे ले जाने पर जी का मान क्या होगा, घटेगा। जब जी का मान घटेगा तो आवर्तकाल क्या होगा, बढ़ेगा। और आवर्तकाल बढ़ेगा तो घड़ी क्या होगी, सुस्त हो जाएगी। ठीक है। तो पृथ्वी तल से ऊपर जी क्या होता है, घटता है। पृथ्वी तल से ऊपर जी क्या होगा, घटेगा। जब जी घटेगा तो टाइम पीरियड क्या होगा, टाइम पीरियड क्या होगा, बढ़ेगा। टाइम पीरियड बढ़ेगा, ऊपर या नीचे, ऊपर या नीचे दोनों। ठीक है। तो जी का मान घटेगा, टाइम पीरियड बढ़ेगा। टाइम पीरियड बढ़ेगा तो घड़ी क्या होगी, सुस्त हो जाएगी। घड़ी क्या होगी, सुस्त हो जाएगी। ठीक है। अब पृथ्वी तल, पृथ्वी के केंद्र पर, पृथ्वी के केंद्र पर, पृथ्वी के केंद्र पर, पृथ्वी के केंद्र पर जी का मान क्या होता है, पृथ्वी के केंद्र पर जी इक्वल टू क्या होता है, जीरो। जब जी जीरो होगा तो जीरो में इससे भाग करेंगे, इसमें जीरो से भाग करेंगे तो ये क्या आएगा, इन्फिनिटी आएगा। ये क्या आएगा, इन्फिनिटी आएगा। मतलब यहाँ जब जी जीरो होगा तो टाइम पीरियड क्या आएगा, इन्फिनिटी। और टाइम पीरियड इन्फिनिटी आने का मतलब कि वह घड़ी क्या होगी, एक साइकिल कंप्लीट करने में इन्फिनिटी समय लगाएगी। इन्फिनिटी समय लगाएगी इसका मतलब क्या है, घड़ी क्या होगी, रुक जाएगी। घड़ी क्या होगी, रुक जाएगी। ठीक। पृथ्वी के केंद्र पर जी का मान जीरो तो टाइम पीरियड क्या होगा, इन्फिनिटी। जब टाइम पीरियड इन्फिनिटी हो गया तो घड़ी क्या होगी, रुक जाएगी। ठीक है। अब जी का मान मैक्सिमम कहाँ पे होता है, ध्रुवों पर। ध्रुवों पर जी कितना होता है, मैक्सिमम, अधिकतम होता है। जब जी अधिकतम होगा तो टाइम पीरियड क्या होगा, जी अधिकतम तो टाइम पीरियड क्या होगा, न्यूनतम। तो टाइम पीरियड क्या होगा, न्यूनतम। जब टाइम पीरियड न्यूनतम होगा, टाइम पीरियड क्या होगा, न्यूनतम। जब टाइम पीरियड न्यूनतम होगा तो वहां पे ध्रुवों पर घड़ी क्या होगी, टाइम पीरियड क्या होगा, घटेगा।
ये क्या होगा, टाइम पीरियड घटेगा। जब टाइम पीरियड घटेगा तो घड़ी क्या होगी, तेज हो जाएगी। तो घड़ी यहाँ पे ध्रुवों पर घड़ी क्या होगी, घड़ी तेज हो जाएगी। ध्रुवों पर घड़ी क्या होगी, तेज होगी। ठीक है, और यही अगर लेते हैं कहां पे, विषुवत रेखा पे, विषुवत रेखा पर, तो विषुवत रेखा पर जी की वैल्यू क्या होती है, 0 नहीं, न्यूनतम। जी की वैल्यू क्या होगी, न्यूनतम। विषुवत रेखा पर जी की वैल्यू क्या होती है, न्यूनतम। जब जी की वैल्यू न्यूनतम होगी तो यहाँ पे टाइम पीरियड क्या होगा, टाइम पीरियड क्या होगा, अधिकतम, मैक्सिमम। ठीक है, अधिकतम होगा। जब टाइम पीरियड अधिकतम होगा तो टाइम पीरियड अधिकतम होने का मतलब कि विषुवत रेखा पे घड़ी क्या होगी, सुस्त हो जाएगी। विषुवत रेखा पे घड़ी क्या होगी, सुस्त हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, अगर वीडियो, ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। ठीक है, इतने क्वेश्चन बनते हैं इससे, सिंपल पेंडुलम। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।